Hello students, myself Verma sir. Today we are going to discuss JEE Main 2025 क्वेश्चन पेपर। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने 23 जनवरी इवनिंग सेशन का लिया है। तो मैं आपके साथ 23 जनवरी इवनिंग सेशन यानी कि जो 3 to 6 होता है उस क्वेश्चन पेपर में फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन डिस्कस करने वाला। ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 51 से क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के स्टार्ट है। ये क्वेश्चन पेपर 23 जनवरी, आई रिपीट 23 जनवरी 2025 इवनिंग शिफ्ट का है ये पेपर। ओके, सो मैं इसमें फिजिकल वाला पोर्शन और इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन कवर करने वाला हूं। सो हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है। सो आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52, ये देखिए। सो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो ये बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि एक ये गिवन रिएक्शन है। गिवन रिएक्शन कौन सी है? X2Y, ये जाता है X2 प्लस हाफ Y2 में। और यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या दे रखा है? सो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें गिवन है X। ये X इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड X की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी होनी चाहिए। सो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? हमारा DOD ये क्या है? X। ओके, हमारे पास एक Kp है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें Kp P का टर्म आ रहा है और X का टर्म आ रहा है। इसका मतलब हमारे डेरिवेशन में यहां पर X, Kp और P आना चाहिए। तो P टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ये है PATM। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर बोली गई है, एज्यूम करना है X इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रिएक्शन पहले नोट कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है? X2Y रिवर्सिबल विद ये है X2 प्लस हाफ Y2। ओके, सो टाइम t बराबर 0 पर हमें कितने मोल लेने चाहिए? तो यहां वेरिएबल के नाम पर कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम सीधा 1 मोल लेते हैं। तो 1 0 0। अब यहां पर 1 माइनस एक्स, तो x ही हमारा क्या हो जाएगा? DOD। तो यहां क्या आ जाएगा? x, और यहां क्या आ जाएगा? x/2। अब बच्चों आप इसका Kp का एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो इसका Kp का एक्सप्रेशन के साथ साथ सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो Kp का अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें Kp की वैल्यू क्या होगी? तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल्स एट इक्विलिब्रियम यानी x इंटू x/2 की पावर हाफ और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये तो हो गए मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इसके साथ साथ P टोटल अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस x/2। तो 1 प्लस x/2 की पावर डेल्टा Mg। अब यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा Mg की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ 1/2। ये बन गया। अब एक तरीके से यहां पर हमने क्या करना है, हमें यहां पर Kp का एक्सप्रेशन लिख दिया, हमें यहां पर X का टर्म अलग करना है, क्योंकि हर ऑप्शन में आप देख सकते हैं X एक तरफ है और बाकी सारी चीजें एक तरफ है। तो यहां पर X को सेपरेट करेंगे। ओके, और दूसरी बात, 1 के रेस्पेक्ट में X बहुत छोटा है। तो अगर 1 के रेस्पेक्ट में X बहुत छोटा है तो 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1। और 1 प्लस एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा Kp का, वो क्या बचा जरा उसको देखते हैं। तो Kp इज इक्वल टू x की पावर क्या हो गया? 3/2। x की पावर 3/2 अपॉन ये √2, और ये p की पावर भी क्या हो गया? 1/2।
ये p की पावर 1/2, डिवाइड में तो 1 है और ये √2 है, तो ये इतना आ गया। अब यहां पर आप देखिए, तो अगर हम यहां पर क्या करें, x को सेपरेट आउट करना है, तो x को सेपरेट आउट करना है तो क्या होगा, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू √2 kp और डिवाइडेड बाय रूट में p। देख पा रहे हैं, तो √2 kp अपॉन √p। अब यहां पर देखिए, हम यहां पर अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड तो क्या होगा, इसको समझते हैं। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड तो क्या होने वाला है। स्क्वायरिंग करने पर ये बन जाएगा x³ और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायरिंग करने पर kp का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय p। ये बन गया। अब देखिए x इक्वल टू क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 2 kp स्क्वायर बाई p। तो 2 kp स्क्वायर ये बन गया और अपॉन p और इसका क्यूब रूट, यानी पहला आंसर आ गया हमारा। ओके, फिर से देखिए x³ की वैल्यू क्या है, 2 kp स्क्वायर बाई p, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 kp स्क्वायर बाई p का क्यूब रूट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, विच ऑफ द गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर ऑफ ग्रुप 14। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है। ग्रुप नंबर 14, जरा ध्यान से देखिए, ये कौन है, कार्बन, ये कौन है, सिलिकॉन, और ये कौन है, लेड। 82 लेड का होता है और 50 किसका होता है, टिन का होता है। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां पर कार्बन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लास्ट में थोड़ा चेंज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लास्ट में क्या चेंज है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा कार्बन। कार्बन जैसे कि हम जानते भी हैं, डायमंड का फॉर्म 4000 ये केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर। तो कार्बन के बाद कौन आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन आता है, जर्मेनियम। इसके बाद आना चाहिए टिन, लेकिन आता है लेड, और फिर लास्ट में आता है टिन। तो सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टिन का। ऐसा क्यों होता है कि ये लेड और टिन में चेंज होता है। बच्चों देखिए, जब कभी भी मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे पी ब्लॉक में, तो आप एक बात याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट ओनली बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। बॉन्ड वीक होंगे या पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, अगर हम आयनिक वर्सेस कोवेलेंट करेंगे तो हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपैरेटिवली कम होगा, है ना। लेकिन जब कोवेलेंट में ही अगर देखता जाए तो उसमें आप ध्यान रखिए कि जितनी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब लेड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और टिन का कम है, तो टिन का कम क्यों आया, ड्यू टू पुअर पैकिंग एफिशिएंसी। ये जरूर अपना नेटवर्क सॉलिड ऐसा बना रहा होगा, ये अपनी ज्योमेट्री ऐसी बना रहा होगा जिसमें बहुत सारे वॉइड्स आ रहे होंगे, वॉइड्स बढ़ गए होंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होने की वजह से, और ये डिस्टॉर्टेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री बनाता है। तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के कारण, ड्यू टू डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, कम आता है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये फिजिकल का है, अगेन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है ये सवाल। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम इन करके मैं दिखाऊं आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हमें रेट वर्सेस टाइम, रेट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा गया है। ये रेट वर्सेस टाइम एंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के बारे में हमसे बातें हो रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं।
सबसे पहले ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किसके बराबर होता है? R इज इक्वल टू के, है ना, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? जीरो। तो R इज इक्वल टू के बन गया एक तरीके से, यानी रेट किसके बराबर है? के बराबर है। यानी रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए वाई एक्सिस पे क्या है? कंसंट्रेशन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, सो R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के, यानी अगर यहां रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाता तो रेट इज इंडिपेंडेंट, R इज इक्वल टू के, ऐसा ग्राफ बनता। ओके, सो अब बात करते हैं हम यहां पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की। अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम करें तो आपको मालूम होगा यहां पर C नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी, ये जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है। अब यहां से अगर मैं C को सेपरेट कर लूं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का के टी प्लस सी नॉट। अगर हम इसको y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और इसको हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है, यानी डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब ऐसा ग्राफ हमें कहां देखने को मिल सकता है? तो ऐसा ग्राफ हमें कहां पर देखने को मिल सकता है? आइए देखते हैं इन चारों में से ऐसा ग्राफ कहां देखने को मिलेगा। अगर ऐसा ग्राफ हम देखें तो यहां पर ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, लेकिन ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ फ्लैट ऐसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा ही बन रहा है और स्लोप क्या है? माइनस के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, देख लीजिए। करेक्ट आंसर हमारा है फोर्थ। ये फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 था और 54 का आंसर आ गया 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 55। ये हो गया होगा क्वेश्चन आपका, है ना। इसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहां पर अगर आप छोटी सी ट्रिक याद रखें, देखिए स्टेनलेस स्टील तो मालूम है कि आयरन आएगा, क्रोमियम आएगा, निकेल आएगा। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? डी, ठीक है। और ब्रॉन्ज और ब्रास, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो कॉपर और टिन, ये क्या होता है? कॉपर और टिन, ये ब्रॉन्ज होता है, तो ये ए हो गया हमारा। और कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक ये क्या हो गया हमारा? ब्रास हो गया, तो ये बी हो गया। और ये रहा यूके सिल्वर कॉइन। मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो 3 तो आपको मिल ही गए, तो ये एक बचा और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। तो अब आप देखिए कौन सा आंसर आपके लिए मैच कर रहा है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 4, ए के लिए 4, बी के लिए क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। ए के लिए 4, बी के लिए थर्ड, सी के लिए हो गया आपका फर्स्ट, और इसके बाद डी के लिए हो गया आपका सेकंड। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन गया? फोर्थ। आंसर कौन सा आ गया? फोर्थ। ओके, समझ में आया आपको? देख लीजिए आंसर 4 आएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक का है, ये हो चुका होगा। ये अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल से लिया गया, मोजलेस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन। अब ये मोजलेस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन क्या है? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो जरा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप देखिए। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहां पर √ν इज वर्सेस एटॉमिक मास। तो पहली बात तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहां पर फॉर्मूला जो होता है वो होता है √ν, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू A इंटू जेड माइनस बी, जहां पर A और B कांस्टेंट है और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। मुझे पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये फॉल्स है, ये पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि एटॉमिक मास पे है। और दूसरे स्टेटमेंट में मेरे को समझ में आ रहा है कि ये न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर लिया है, जबकि हमारे फॉर्मूले में ये √ν वर्सेस एटॉमिक नंबर है। इस बी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये बी हमारा
स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसे सिग्मा नाम से भी जाना जाता है, और ये सिग्मा की वैल्यू हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या हो जाएगी, 0। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए 0 हो जाएगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोलूं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब ये रूट न्यू होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स, क्योंकि यहां न्यू नहीं है, यहां रूट न्यू होना चाहिए, और यहां न्यू दिया है, और यहां रूट न्यू सही दिया है, लेकिन यहां एटॉमिक मास रॉन्ग कर दिया गया है। तो इस हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए, फॉल्स। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही आ रहा है, ये सेकंड आंसर हमारा सही बन रहा है, बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन 57 के बाद नेक्स्ट है 58। सो ये क्वेश्चन अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का है, और ये लिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो आपको ये समझ में ही आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है, और यहां पर आप देख सकते हैं सभी का एसआरपी वैल्यू गिवन है। ये सभी का एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये गिवन है। अब इस एसआरपी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जिसका एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें जिंक किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दूसरे को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज। और इसमें मैग्नीशियम भी किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब इनका सभी का पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। ये जिनको मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बोला, जिनको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ईएमएफ हम क्या लेट करके चलते हैं, 0। ओके, सो अब यहां पर देखिए कौन कौन से सेल के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर मुझे याद आता है कि सबसे पहले मैं जिंक कॉपर उठाऊं, क्योंकि डैनियल सेल में हम यही पढ़ते हैं, तो जिंक कॉपर सेल में आप देखिए जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस। कॉपर आयन क्या होगा, रिड्यूस। तो जिंक कॉपर सेल यहां पर है क्या, यहां पर जिंक और मैग्नीशियम सेल है, जिंक कॉपर सेल है ही नहीं, हटाइए। अच्छा, और देखते हैं कॉपर और सिल्वर में देखते हैं। पहले जिंक के ही बारे में सोचते जाते हैं कि जिंक कॉपर के साथ क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज कॉपर रिड्यूस, ये है नहीं। अच्छा, जिंक और सिल्वर में क्या होगा, तो जिंक और सिल्वर में जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसका एसआरपी नेगेटिव है, सॉल्ट ब्रिज। और सिल्वर आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एजी प्लस किस में जाएगा, एजी में। तो ऐसा कुछ है क्या, ये बिल्कुल मिल गया हमें, ये फोर्थ वाला मिल गया, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा। चलिए ये तो मिल गया, और भी देख लेते हैं जिंक और मैग्नीशियम क्या हो सकता है। तो जिंक और मैग्नीशियम अगर दोनों एसआरपी वाले ले लिए जाए, नेगेटिव वाले, तो किसका एसआरपी ज्यादा है, मैग्नीशियम का। इसका मतलब इसका एसआरपी नेगेटिव में ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा। और अगर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ तो जिंक आयन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। याद रखिएगा, अगर एक ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा मेटल नहीं रिड्यूस होता, मेटल आयन रिड्यूस होता है, तो जिंक आयन क्या होगा, रिड्यूस। क्या हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, नहीं, ये तो जस्ट उल्टा हो गया, जिंक गया Zn2+ में और Mg2+ गया Mg में, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब यही सही है। अब सिल्वर और मैग्नीशियम में अगर आपको कंपेयर करना है तो सिल्वर कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है बताइए, उसमें पॉजिटिव है, तो ये भी गलत है। और कॉपर और सिल्वर करना है तो कॉपर और सिल्वर में जरा ध्यान से देखिए, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर, तो इन दोनों में से किसका एसआरपी कम है, तो इसका एसआरपी कम है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। और सिल्वर आयन का क्या होगा, तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। कॉपर और सिल्वर दोनों ही मेटल है, तो कॉपर और सिल्वर में भी ये इसका एसआरपी ये ज्यादा है, तो इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस। ओके, और कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर हमें क्या मिल गया, जिंक के ऑक्सीडेशन एंड सिल्वर आयन का रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन हो चुका होगा, ये इनऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन भी हो चुका होगा। अब यहां पर आते हैं अगेन, नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, तो इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बोल सकते हैं और आप इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी डील कर सकते हैं। ओके, तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन की, तो इसमें आपको ढूंढना है एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, इनकरेक्ट, क्योंकि ज्यादातर हमारा पेन चलता है करेक्ट के लिए, तो इनकरेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस।
डेल्टा जी का मतलब गिब्स एनर्जी चेंज, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज। अब एक एक करके आप सारे स्टेटमेंट अपने वेरीफाई कर लीजिए तो आपको समझ में आता रहेगा। अगर ये जैसे ए ऑप्शन में क्या बोला गया कि ये क्या हो जाए डेल्टा एच पॉजिटिव, चलिए ठीक है, और डेल्टा एस क्या हो जाए नेगेटिव, तो ये अगर नेगेटिव हो जाएगा टी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो ये डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आया, अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आता है तभी वो कहलाएगा स्पॉन्टेनियस। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। तो क्या यहां पहले वाले में क्या आया, ये पॉजिटिव है, अब आप कोई भी टेम्परेचर ले लो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा यानी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। इसका मतलब ये पहला वाला क्या है ट्रू, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्या ढूंढना है रॉन्ग, इनकरेक्ट ढूंढना है। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं, बी ऑप्शन पे आते हैं। अब बी वाले ऑप्शन में दोनों प्लस ले लिए, यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है। अब देखिए यहां प्लस है और यहां प्लस है तो ये ओवरऑल ये माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी ये रिएक्शन फीजिबल तो हो सकती है लेकिन कब, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। और यहां क्या लिखा है लो टेम्परेचर, यही गलत है, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में दोनों नेगेटिव कर दिए गए, चलिए दोनों नेगेटिव कर देते हैं। दोनों नेगेटिव करने पर देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अब ये पूरा सेक्शन हो गया पॉजिटिव हमारा टी डेल्टा एस और ये हो गया नेगेटिव। अब अकेले डेल्टा एच से तो नेगेटिव बनेगी नहीं बात, तो डेल्टा एच नेगेटिव है लेकिन अगर ये वैल्यू छोटी रहेगी और डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी रहेगी तभी वो डेल्टा जी हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव। तो डेल्टा जी के नेगेटिव आने के लिए ये जरूरी है कि ये टेम्परेचर कैसा होना चाहिए लो, तो ये वैल्यू छोटी रहेगी और ये वैल्यू डोमिनेट करेगी यानी डेल्टा एच कैसा होगा नेगेटिव। तो ये कहां रहेगा लोअर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। तो क्या ये लोअर टेम्परेचर पे क्या हो सकता है स्पॉन्टेनियस। अब यहां लोअर टेम्परेचर तो लिखा है लेकिन साथ में लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये प्रॉब्लम है। लोअर टेम्परेचर पे तो भाई ये स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब सी भी क्या हो गया फॉल्स। अब आ जाइए डी में, हालांकि आपको आंसर मिल गया होगा। अब आ जाइए डी में, एक डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में ये पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब बताइए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का मतलब ये पूरा नेगेटिव मिल गया, एनी टेम्परेचर ये फीजिबल है, तो एट एनी टेम्परेचर ये फीजिबल है, तो ये हो गया ट्रू। लेकिन हमें तो टिक लगाना है किस पे, फॉल्स पे। तो हमारे फॉल्स कौन से हैं, बी एंड सी। कहां गया बी एंड सी, ये रहा। सो दीज बी एंड सी आर इनकरेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया गया क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत ही बेसिक सा सवाल है, स्टेटमेंट वाला। और बच्चों देखिए आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के स्पेशली सेक्शन में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आप अपने अप्रैल वाले सेशन के लिए भी तैयार रहिएगा, वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ गिवन शेल टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इक्वल टू एम एन स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है एन स्क्वायर, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है ट्रू। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, फॉर एनी सबशेल, सबशेल का मतलब फीलिंग किससे आना चाहिए एल से, सबशेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब एम, द गिवन ऑर्बिटल्स आर, तो हम ये सब जानते हैं एम इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एल टू प्लस एल, यानी एम की वैल्यू बतानी थी इन टर्म्स ऑफ सबशेल और एम की वैल्यू बतानी थी इन टर्म्स ऑफ शेल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए, बोथ आर ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन है, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में दोनों ही 62, तो ये क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है 4th। ओके दोनों ही आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डेरिवेशन है, नॉर्मली ये क्लासरूम में पढ़ाया हुआ डेरिवेशन है और वही आया है। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए इस सवाल में अपने को
1/x1 वर्सेस 1/y1 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। नॉर्मली हम लोग क्लास में कैसे पढ़ते हैं, 1/x एंड 1/y के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। यहां पर x1 और x2 क्या है, लिक्विड फेस। एक्चुअल में यहां पर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड 2 आर लिक्विड फेस, ठीक है। तो लिक्विड यहां पर एक 1 है और एक यहां पर लिक्विड 2 है। ओके, सो यहां पर x1 एंड यहां पर x2 ये क्या हो गए, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस। और यहां पर y1 और ये रहा y2 और ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। ओके, अब यहां पर x1 y1 और P1 नॉट इसका प्योर का प्रेशर है और लिक्विड 2 का प्योर का प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर प्योर का P1 नॉट और इस वाले का P2 नॉट। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, प्लॉट बनाना है एक यहां पर 1/x1 वर्सेस 1/y1 के बीच में। सो अगर हमें यहां पर 1/x1 वर्सेस 1/y1 के बीच में प्लॉट बनाना है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि P1 पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू क्या होगा, राउल्स लॉ लगाइए, तो यहां पर आ जाएगा P1 नॉट इंटू x1 और यही किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस y1 इंटू P टोटल, इसके बराबर। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा P2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा ये हमारा P2 डॉट इंटू x2 और यही किसके बराबर बन जाएगा हमारा y2 इंटू P टोटल, इसके बराबर बन जाएगा। ओके, अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मुझे x1 डिवाइड में लाना है, डेनोमिनेटर में लाना है, और मुझे y1 भी डेनोमिनेटर में लाना है। तो मैं क्या सोचता हूं कि इस x1 को उधर ले जाऊं और इस y1 को इधर ले आऊं, तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं कि PT अपॉन ये क्या बन जाएगा मेरा, PT अपॉन x1 इज इक्वल टू ये x1 उधर ले गए तो PT अपॉन x1 और ये बन गया P1 नॉट अपॉन y1, P1 नॉट अपॉन y1, P1 नॉट अपॉन y1 इज इक्वल टू PT अपॉन x1। ओके, अब मैं यहां पर क्या सोच रहा हूं करने के लिए, तो x1 और y1 तो मेरे को डिनोमिनेटर में मिल गए, अब मुझे इनको सेपरेट आउट करना है। अच्छा, PT क्या होता है, PT इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर, ये होगा P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2, ये होगा। और यहां पर हम x2 को हटा सकते हैं, कैसे, वो हम कर सकते हैं P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू 1 माइनस x1, ऐसा कर सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये P2 नॉट अलग हो गया और ये आ जाएगा माइनस का P2 नॉट x1, तो प्लस x1 कॉमन हो गया और ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट। यानी हम इस PT की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं x1 के टर्म्स में। चलिए इसको पुट कर देते हैं, तो PT की जगह पर, इस PT की जगह पर हम क्या लिख दें, P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट और डिवाइडेड बाय टोटल x1 इज इक्वल टू P1 नॉट डिवाइडेड बाय y1। ओके, सो ये हमने यहां पर इसकी वैल्यू यहां से लाकर पुट कर दी, P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। अब देखिए ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है एक्सप्रेशन P2 नॉट अपॉन x1 प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट अपॉन y1। ओके, मेरे को 1 अपॉन x1 और 1 अपॉन y1 के टर्म्स में लाना है, तो ये टर्म जो मैं देख रहा हूं इसको मैं उधर ले जा सकता हूं, तो ये टर्म मेरे लिए क्या बनेगा, ये बनेगा P2 नॉट अपॉन x1 इज इक्वल टू ये P1 नॉट अपॉन y1
P1 नॉट अपॉन Y1 माइनस क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट माइनस P2 नॉट, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। अब आप देखिए, मैं P2 नॉट से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इंटू 1 अपॉन Y1। तो अगर इसको मैं y एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो ये मेरा होगा स्लोप mx, और यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं तो प्लस c करके लिखना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा, ये P2 नॉट। अब इतने को देखिए, अगर इस पूरे पोर्शन को मैं y एक्सिस पे प्लॉट करता हूं, इस पूरे को मैं अगर x एक्सिस पे प्लॉट करता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, स्लोप m, और ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट c, यानी मेरा स्लोप m, स्लोप किसके बराबर हो गया, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, और मेरा c इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाय P2 नॉट। ये बन गया। समझ में आया आपको, देख लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरे को करेक्ट मिलेगा, तो इसमें मेरे को फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, जिसमें मेरा स्लोप आ रहा है P1 नॉट बाई P2 नॉट, और इंटरसेप्ट आ रहा है P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइडेड बाय P2 नॉट। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मिल गया हमें करेक्ट, हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्सटी थ्री के बाद ये ऑर्गेनिक का था, 64, ये भी ऑर्गेनिक का है, हो गया होगा कंप्लीट, ये भी ऑर्गेनिक का है, इसके बाद ये भी ऑर्गेनिक का है, अगेन लाइन से ऑर्गेनिक के हैं। इसके बाद ये आ गया हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, बहुत ही आसान है, आप पढ़ते ही बता दोगे। pH ऑफ वाटर एट इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, सही बात है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pH और pOH सेम होता है, और कितना होता है, 7। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pH और pOH वाटर के लिए pH एंड pOH सेम रहेगा, और इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे इन्होंने पूछा 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं, 90 डिग्री सेल्सियस पर pH इज इक्वल टू pOH होता है, और वो कितना होता है, 6, क्योंकि इसमें Kw की वैल्यू 10 टू द पावर -12 आती है। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता है, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ pH एंड pOH क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, लिक्विड सॉल्यूशन से लिया गया सवाल है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। लिक्विड सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको ऐड किया जा रहा है सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज बाय 10 mm। तो इसका मतलब P नॉट माइनस P, जिसे हम बुलाते हैं डेल्टा P, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आया, 10 mm ऑफ Hg। ओके, अब क्या कह रहा है कि इस पे x सॉल्यूट कितना था, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना था, x सॉल्यूट था 0.2। अगर ये डेल्टा P कितना हो जाए, अगर ये डेल्टा P यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 20 mm हो जाए, तो यहां पर x सॉल्यूट कितना होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो हम सब ने राउल्ट लॉ पढ़ा है, और राउल्ट लॉ क्या होता है, P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू x सॉल्यूट। तो मुझे ये सॉल्व नहीं करना, मैं तो ये ऐसे ही समझ सकता हूं कि इस फॉर्मूले से देखने पर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि P नॉट माइनस P यानी डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये वैल्यू 10 थी तो ये x सॉल्यूट कितना था, 0.2। तो अगर ये 20 होगी तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.4, और ये 0.4 है क्या, x सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.6। दिस इज माई x सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके, क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनऑर्गेनिक का है, हो चुका होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस में। इंटीजर टाइप के इस क्वेश्चन में यहां पर पहला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। अब ये क्वेश्चन है क्या, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मोल कॉन्सेप्ट के लिमिटिंग रिएजेंट नाम के टॉपिक से यह सवाल लिया गया है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है और क्या बन रहा है, Al2O3। तो हम सब जानते हैं अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे और Al2O3 बनाएंगे, तो जरा रिएक्शन लिखते हैं 2Al। अब यहां बैलेंस करने के लिए आपको 4Al लेना पड़ेगा, तो Al प्लस 3O2 गिव्स अप Al2O3। ओके, सो ये 2 मोल्स Al2O3 बन जाएगा अगर आप यहां पर 4Al लेंगे और 6 ऑक्सीजन से बैलेंस है। अब आप देखिए यहां पर कितने ग्राम है, एल्यूमिनियम 81 ग्राम, और यहां पर ये कितने ग्राम है, 128 ग्राम। ओके, इसको झट से आप क्या करिए, पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 32। ओके, तो 27। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, तो इसके कितने मोल्स आ रहे हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स, ये 4 मोल्स हो गए। और इसके कितने मोल हो जाएंगे, तो इसके मोल्स बन जाएंगे 3 मोल्स, ठीक है ना। तो 3 मोल्स एंड 4 मोल्स। तो इसमें से Lr कौन हो गया, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, तो ये चेक करना है। इसमें से Lr कौन हो गया, एक ये 3 मोल है और एक ये 4 मोल है। तो इसमें अगर देखें तो ये 3/4 होगा, और इसमें अगर देखें तो ये 4/3 होगा। यानी कुल मिला के समझ में आ गया, ये Lr है और ये वाला Er है। इज इट क्लियर। अब मुझे बताना क्या है, Al2O3 का मास। तो Al2O3 का मास पहले मोल निकालिए, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय Lr का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू Lr के मोल्स 3, तो ये कितना आ गया 1.5, यानी 3/2 मोल। अब ये 3/2 मोल आ गए। अब इसमें करना क्या है, मेरे को मास निकालना है। किसका मास निकालना है, मास ऑफ Al2O3। सो इसमें मेरे को मास निकालना है Al2O3 का। Al2O3 का मास कितना आएगा, Al2O3 का मास कितना आएगा, तो वो 3/2 इंटू इसका मोलर मास। तो 27 का डबल करेंगे और साथ में इसमें 48 जोड़ देंगे, ये आएगा 102। इसका मोलर मास जो बनेगा वो आएगा 102। ओके, अब इस 102 में आप देखिए 3/2, हाँ ठीक है, इसका मोलर मास कितना है 102। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, ये हो गया 51, और 51 इंटू 3, तो ये हो गया कितना आपका 153। तो ये जिस भी बच्चे ने इसको आंसर को मार्क किया है 272 इज अ रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 153 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए, ये किसी स्टूडेंट का मार्क किया है उस पेपर में, और ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट एनटीए की साइट से ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 153 ग्राम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप इसको एस्टिमेशन नाम का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि है तो जीओसी में लेकिन है इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, तो उससे ये बड़ी आराम से हो जाएगा। 0.01 मोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, ओके, और उससे 10% हाइड्रोजन मिलता है उसका कंप्लीट कंबशन करने में, और उसका मोलर मास ऑफ X इज, ये मोलर मास पूछा है, तो 0.9 ग्राम वाटर देता है। आप देखिए इक्वेशन क्या बनाइए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप लेट कर लीजिए, लेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज M। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास आप क्या लेट कर लीजिए, M है। ऐसा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यही M हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसके मोल कितने हैं, 0.01। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कितने ग्राम हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.01 इंटू M, इतने ग्राम हो गया। अब इसका जब हमने एयर की प्रेजेंस में कंबशन किया तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे मिला, एक्चुअल में ये वाटर दिया,
और वाटर कितना मिला 0.9 ग्राम। और इससे हमें जो हाइड्रोजन का परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 10%। यहां से हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना मिल गया 10%। अब आपने सभी ने एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू W ऑफ H2O वो कितना हो गया 0.9 डिवाइडेड बाय W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितना हो गया 0.01 m और इंटू साथ में क्या करना है अपने को 100। ये किसके बराबर हो गया 10% के। अब आप देखिए यहां से बड़े आराम से आप क्या निकाल सकते हैं अपना मोलर मास। ओके, सो ये मोलर मास आएगा कैसे? तो देखिए ये 2 9 जा 18, ओके, और ये 10 का मल्टीप्लाई 0.9 से कर दीजिए तो ये आ गया 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला 1/0.01 m इज इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर, m इज इक्वल टू आ गया 100। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है 100। द आंसर इज 100। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये हो गया होगा सॉल्व। ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। अब ये आ गया हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो थर्मोकेमिस्ट्री के इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमारे पास बहुत सारे डेटा है। अगर आपने थर्मोकेमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा हो बॉर्न हैबर साइकिल, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बॉर्न हैबर साइकिल से आखिर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसा होना है, पहले तो यहां पर बहुत सारा डेटा है, पहले आप उसको रीड कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2, X2 नाम का कोई मॉलिक्यूल है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अपने को कैलकुलेट करनी है। किस डेटा से? इन सभी डेटा की हेल्प से। अब यहां पर देखिए पहला क्या दिया है, mx सॉलिड जा रहा है m प्लस एक्स माइनस में और ये उसकी लैटिस एनर्जी दी है, यानी लैटिस एनर्जी गिवन है। दूसरा क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी गिवन है, ये लैटिस एनर्जी गिवन है। सॉलिड से गैस में जाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी गिवन है, गैस से आयन में जाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, फिर इसमें गैस से एनायन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन है, और आखिरी में देखिए ये जो प्रोसेस है जो बॉर्न हैबर साइकिल में हम करते थे, मेटल m सॉलिड प्लस हाफ X2 ये mx बना रहा है और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है माइनस का 400। तो यहीं से क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसका मतलब ये mx नाम का कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये m सॉलिड प्लस हाफ X2 ये कन्वर्ट होता है mx में, m प्लस एक्स माइनस में। ओके, और इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है माइनस का 400, ये हमारा डेल्टा H है। अब ये कैसे बना होगा, तो सबसे पहले ये सॉलिड से कहां जाएगा m गैस में और यहां लगेगी सब्लिमेशन एनर्जी, और ये सब्लिमेशन एनर्जी अपने को कितनी दे रखी है 100। ओके, फिर इसके बाद ये m गैस से कहां जाएगा m कैटायन में, m प्लस में, और ये जब कैटायन में जाएगा गैसियस कैटायन में तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो देखिए हमने कौन सी एनर्जी अभी काउंट कर ली, ये वाली। अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी काउंट करनी है, तो ये रहा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, ये कितना है 500। ये ऐसे बनाते जाइए, बहुत आराम से सॉल्व होगा। ओके, अब आ जाइए यहां पर, एक X2 को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी चाहिए BD, तो हाफ मोल को लिए BD/2। ओके, ये हमें BD कैलकुलेट करना है। अब आगे आते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो हमें X मिल जाएगा गैसियस स्टेट में, क्योंकि ये पहले से भी गैसियस स्टेट में था। अब आगे आते हैं, इसकी हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आना है, जिससे ये X माइनस बन जाएगा गैसियस स्टेट में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है माइनस का 300, साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस का 300। ओके, अब ये M प्लस और X माइनस मिलकर क्या बनाएंगे MX, लेकिन हमें जो डेटा दिया है वो दिया है MX टूटता है M प्लस एक्स माइनस में और उसका डेटा दिया है 800। लैटिस एनर्जी अपने को गिवन है 800 प्लस में, और हम उल्टा कर रहे हैं, M प्लस और X माइनस मिलकर क्या बना रहे हैं MX। इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी लैटिस एनर्जी, ये हमारी नेगेटिव में बनेगी हमारे हिसाब से, तो यहां पर माइनस का 800। क्या इन सभी का अलजेब्रिक सम माइनस का 400 आता होगा? बोलिए, सही है।
तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो डेल्टा एच जो कि माइनस का 400 है, वो माइनस का 400 किसके बराबर होगा? तो वो माइनस का 400 इक्वल टू 100 प्लस 500 प्लस साथ में क्या लेंगे BD बाई 2 और साथ में क्या लेंगे प्लस माइनस का 300 और क्या लेंगे प्लस माइनस का 800। ये आ गया माइनस 400 के बराबर। अब आप देखिए माइनस का ये हो गया 8 और 3 1100, माइनस का 1100 और ये हो गया 600। ओके, तो ये 600 है और वो 1100 है, तो कितना बचा? ये 500 और ये 500 क्या बचा? माइनस का, ये माइनस का 500 इधर आएगा तो 500 माइनस 400 कितना बचेगा? 100। 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BD बाई 2। और अगर यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 200 एंड दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है 200। ओके, आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का अगर हम ये 23 जनवरी इवनिंग सेशन का एनालिसिस करें तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चन थे। फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स भी था, आयनिक इक्विलिब्रियम भी था, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे और ऐसा आगे भी हो सकता है कि मैचिंग और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस बनाकर आपके अप्रैल वाले सेशन में दे दिए जाएं। तो अगले सेशन के लिए आप जरूर अगला सेशन दीजिए और उसके लिए तैयार रहिएगा और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखिएगा। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, या लेक्चर मध्ये आपल्याला 23 जानेवारीचा जो पेपर आहे तो इव्हिनिंगचा पेपर आपल्याला डिस्कस करायचा आहे। या अगोदर आपण मॉर्निंग सेशनचा पेपर जो आहे तो डिस्कस केलेला आहे। तर इव्हिनिंगच्या पेपरमध्ये जर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बद्दल बोलायचं असेल तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे 7 क्वेश्चन या ठिकाणी या पेपरमध्ये आलेले आहेत। ओके, अगोदरच्या पेपरमध्ये थोडेसे जास्त क्वेश्चन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे आले होते, पण या पेपरमध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन जे आहेत थोडेसे कमी आलेले आहेत। 7 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इव्हिनिंगच्या सेशन मध्ये 7 आलेले आहेत। मॉर्निंगच्या सेशन मध्ये जर पाहायचं असेल तर मॉर्निंगच्या सेशन मध्ये ऑर्गॅनिकचे 9 क्वेश्चन आले होते। इव्हिनिंग मध्ये 7 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि 3 फ्रॉम डी अँड ए ब्लॉक प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी ब्लॉक वरती 2 आलेले आहेत आणि कोऑर्डिनेशन वरती 1 आलेला आहे। आपण डिस्कस करूयात। तर पहिला जो क्वेश्चन आहे, द गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बरेच विचारलेले आहेत जेईच्या पेपर मध्ये। कन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला वॉटरची ऍडिशन करायचं आहे कीटोन किंवा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वरती। ओके, हायड्रेट फॉर्मेशनची रिएक्शन आहे। याच्यामध्ये वॉटरची ऍडिशन केल्याच्या नंतर बेटा वॉटरचे लोन पेअर ज्यावेळेस याच्यावरती अटॅक करतील केल्याच्या नंतर O- इज नथिंग बट OH, म्हणजे या ग्रुपला 2 OH कार्बोनिल वरती बनतील बेटा। ओके, तर आता हे बनत असताना बघूयात रिएक्शन आपण कन्सिडर केली। इन दिस केस फॉर्मॉल्डिहाइड रेट दिलेला आहे फॉर्मॉल्डिहाइड वरती। जर समजा हा फॉर्मॉल्डिहाइड असेल तर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस डायोल ओके आपल्याला दिलेला आहे 20 to 80 दिलेला आहे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सबस्टिट्यूएंट। ओके, जेवढी स्टेरिक क्राउडिंग कमी असते तेवढी रिएक्टिव्हिटी जास्त असते बेटा। म्हणजे आपल्याकडे फॉर्मॉल्डिहाइड जर असेल आणि याचा हायड्रेट बनवायचा असेल तर फॉर्मॉल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विथ वॉटर, वॉटर मध्ये 2 पार्ट असतात, एक H+ आणि दुसरा OH-। ओके, H+ जो आहे तो O कडे जाणार आहे आणि OH- कार्बनला जोडणार आहे, म्हणजे आपल्याकडे उत्तर जे येणार आहे COH OH ओके आणि H जोडणार आहे। सेम रिएक्शन दुसरं काय सेंटेन्स दिलेलं आहे, इन केस ऑफ ट्रायक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ओके, एसिटाल्डिहाइड चे CH3 चे 3 हायड्रोजन रिप्लेस केले 3 Cl ग्रुपनं, त्यावेळेस जो रेट आहे तो अबाउट 2000 दिलेला आहे। म्हणजे याच्यापेक्षा तो रेट थोडासा कमी दिलेला आहे, कारण 3 Cl आल्यामुळे तुमच्याकडे तो रेट जो असणार आहे तो रेट कमी झालेला थोडासा पाहायला मिळेल, पण मायनस आय इफेक्ट मुळे तो रेट अजून चांगलाच आहे बेटा। Cl चे मायनस आय इफेक्ट असतात, पण स्टेरिक क्राउडिंग मुळे याच्यापेक्षा थोडासा रेट कमी दिलेला आहे। तर याचा जो हायड्रेट बनणार आहे इट इज ऑल्सो वेल स्टेबिलाइज्ड बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, 2 OH याच्यामध्ये येणार आहे प्लस या ठिकाणी या कार्बनवर 3 Cl आहे, जे Cl याच्या सोबत हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवतात बेटा। जनरली जे हायड्रेट असतात ते अनस्टेबल असतात, पण ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग हे स्टेबल आहे। मग या ठिकाणचे दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत बेटा, दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत ते व्हॅल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिलेले आहेत, ते दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत बेटा।
ठीक आहे, मग आन्सर जे येणार आहे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट अँड सेकंड आर ट्रू. ओके, इन केस ऑफ ट्रायक्लोरोएसिटाल्डिहाइड के अबाउट 2000. ओके, त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी ड्यू टू -i पॉवर ऑफ Cl. ओके, -i पॉवर Cl चा असल्यामुळं त्याचा जो विड्रॉइंग इफेक्ट असणार आहे तो याच्यामध्ये जास्त पडेल आणि याला जास्त डिपिसियंट बनवेल. जास्त डिपिसियंट बनवेल याच्यात हायड्रेट फॉर्मेशन जो आहे तो फास्ट होईल. पण नॉर्मल अल्किल ग्रुप पेक्षा जर आपण हे असं घेतलं असेटाल्डिहाइड घेतला तर याचा हायड्रेट बनणं थोडासा अनस्टेबल इझिली बनणार नाही बेटा. बनला तर तो हायली अनस्टेबल असेल ऍज कम्पेअर टू दिस वन. कारण काय, याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे तो स्टेबिलाइज आहे, म्हणजे याचा रेट चांगला आहे. पण ऍसेटाल्डिहाइड वरती तुम्ही रिएक्शन जर केलात आणि त्याचा हायड्रेट बनवण्याचा प्रयत्न केलात तर तो हायड्रेट जास्त स्टेबल राहत नाही. एका आयटमवर दोन ओळी स्टेबल नसतात बेटा. इट इज अनस्टेबल दिस ऍज कम्पेअर टू दिस वन. ओके, त्यामुळे दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत. ओके, नेक्स्ट ग्रुप 14 पी ब्लॉक मध्ये सर डिस्कस करतील तुमच्या सोबत. त्याच्यानंतर डी ब्लॉकचं क्वेश्चन आहे बेटा. डी ब्लॉकच्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला मॅच द पियर दिलेले आहेत, जे युजेस वगैरे दिलेले जातात मेटलचे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे वाक्यामध्ये दिलेलं आहे एनसीईआरटी मध्ये. त्यामुळे प्रत्येक मेटल हे महत्वाचे, त्याच्यामध्ये युजेस जे दिलेले आहेत ते खूप महत्वाचे आहेत. तर बघा, एक गोष्ट शिकवत असताना तुम्हाला सांगितली होती, ब्रॉन्झ जो आहे, ब्रॉन्झ आणि ब्रास बद्दल आपण बोलूयात. ब्रॉन्झ आणि ब्रास असं सांगितलं होतं. ब्रास म्हणजे काय, ट्रान्झिशन मेटल कॅन फॉर्म कंपाऊंड्स विथ नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट. म्हणजे काय, जे अलॉय फॉर्मेशन आहे, ट्रान्झिशन एलिमेंट नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट सोबत अलॉय बनवतात. त्यापैकी ब्रास आणि ब्रॉन्झ एकाच ठिकाणी दिलेले आहेत एनसीईआरटी मध्ये. त्याच्यापैकी ब्रास जो आहे, ब्रास म्हणजे दोन्ही डी ब्लॉकचे एलिमेंट आहेत, बट एक ट्रान्झिशन एक नॉन ट्रान्झिशन आहे. सॉरी, झिंक आणि कॉपर येईल याच्यामध्ये. ब्रास मध्ये झिंक आणि कॉपर येईल. ओके, कॉपर आणि झिंक म्हणजे दुसऱ्याचा आन्सर तुमचा 3 आहे. आणि ब्रॉन्झ म्हटल्यानंतर एक ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे, एक नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे. ट्रान्झिशन म्हणजे कॉपर आहे, नॉन ट्रान्झिशन म्हणजे टीन आहे. ब्रॉन्झ असं लक्षात ठेवा, ब्रॉन्झ मध्ये एन आहे, इथं CSN आहे. ब्रास मध्ये दोन्ही डी ब्लॉकचे एलिमेंट आहेत, SS लक्षात ठेवा, डी ब्लॉकचे SS एका सेम ब्लॉकचे एलिमेंट ब्रास. त्याच्यानंतर हे दोन जर तुम्हाला माहित असतील तरी आन्सर निघू शकतं, सगळे लक्षात आणण्याची आवश्यकता नाही. तर बघूयात, पहिल्याचं आन्सर तुमचं दिलेलं आहे, फर्स्टचं 4 आन्सर दिलेलं आहे. पहिल्याचं 4 आन्सर दिलेलं तुमचं हे दोघं आहेत बघा, बाकीच्या केस रूल आउट झाल्या. पहिल्याचं 4 आहे. दुसऱ्याचं आन्सर जे आहे, दुसऱ्याचं तुमचं 3 आहे. दुसऱ्याचं 3 म्हणजे हे आहे, हे रूल आउट झालं बेटा, हे करेक्ट आहे. त्यानंतर तिसऱ्या जो आहे युके सिल्वर कॉइन्स आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट दिले स्टेनलेस स्टील. स्टील म्हणल्यावर आयर्न येणार आहे बेटा, स्टेनलेस स्टील म्हणजे हे 2 नंबर येतील. आणि त्याच्यानंतर सिल्वर कॉइन, युके सिल्वर कॉइन मध्ये कॉपर आणि निकेल येईल बेटा, कॉइनेज मेटल. ओके, तर आन्सर 4 करेक्ट आहे. कॉइनेज मेटल वेगळे असतं, कॉपर सिल्वर गोल्ड हे कॉइनेज मेटल दिलेले आहेत. कॉपर प्लस निकेल युके सिल्वर कॉइन मध्ये घेतले जातात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट अल्फा हेलिक्स आणि बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन असोसिएट विथ. ओके, तर हे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जे आहे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मध्ये प्रायमरी स्ट्रक्चर, सेकंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर जे आहे किंवा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आहे प्रोटीनचं. प्रायमरी स्ट्रक्चर काय डिस्क्राइब करतं, प्रायमरी स्ट्रक्चर सिक्वेन्स डिस्क्राइब करतं बेटा. सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब करतं बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल. आणि शेप ऑफ मॉलिक्यूल मध्ये एक अल्फा हेलिक्स आहे आणि दुसरा बीटा प्लेटेड शीट आहेत. अल्फा हेलिक्स मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग वगैरे असे आपण अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर काढलं होतं आणि बीटा प्लेटेड शीट म्हणजे असे ओपन बुक लाईक आपण स्ट्रक्चर काढले होते. ओके, तर बीटा प्लेटेड शीट आहे. हे स्ट्रक्चर जे येतं ते सेकंडरी स्ट्रक्चर आहे प्रोटीनचं. टर्शरी स्ट्रक्चर अजून कॉम्प्लेक्स बनतं बेटा आणि क्वाटर्नरी सगळ्यात जास्त कॉम्प्लेक्स आहे. ठीक आहे, तर सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये शेप डिटरमाइन किंवा डिस्क्राइब केला जातो. हे अल्फा हेलिक्स हे बीटा प्लेटेड शीट आहेत. त्यानंतर हा फिजिकलचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट इट इज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट. बघूया डी ब्लॉकचं क्वेश्चन काय दिलंय. आयडेंटिफाय द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयटम आहे D4 कॉन्फिगरेशन. कुठल्या सेंट्रल मेटल आयटमचा D4 कॉन्फिगरेशन आहे असं विचारलेलं आहे. तर बघा, पहिला Fe आहे, इकडच्या साईडला लिहितो मी, FeO4 आहे 2- मेटलला एक्स कन्सिडर करूयात. Fe ला एक्स कन्सिडर केलं, मायनस एका ऑक्सिजन वरती 2 मायनस चार्ज असतो. 8- इक्वल टू -2 दॅट इज x इज इक्वल टू +6. म्हणजे आयर्नचा ऑक्सिडेशन स्टेट +6 जर घेतला, Fe +6 मध्ये जर असेल, ओके, Fe +6 मध्ये जर असेल, आपला आयर्न +6 मध्ये असेल
तर याचं कॉन्फिगरेशन जे येणार आहे 3D 4S. ओके, 3D आणि 4S मध्ये आयर्न मध्ये 6D मध्ये असतात, S मध्ये 2 असतात. 6D मध्ये आणि S मध्ये 2 म्हणल्यावर इथले 2 कॅन्सल होतील आणि इथले 4 कॅन्सल होतील, म्हणजे हे D2 सिस्टीम येईल बेटा. 8 पैकी तुमचे 6 कॅन्सल म्हणजे D2 सिस्टीम येईल, फक्त D2. मला D4 करायचंय. Mn3+ मध्ये आहे, Mn3+. Mn3+ म्हणजे 25 atomic नंबर. D5 S2 येतं, S2 D5. 7 पैकी तुम्हाला 3 कॅन्सल करायचे म्हणल्यानंतर इट इज 3D4 सिस्टीम. हे करेक्ट आहे, D4 येऊ शकतं. त्याच्यानंतर Fe3+. Fe3+ म्हणल्यानंतर Fe चा atomic नंबर आहे 26. S मध्ये 2 आणि D मध्ये 6. 6 आणि 2 8. 8 पैकी तुम्हाला कॅन्सल 3 करायचे आहेत. 8 पैकी 3 कॅन्सल करायचे म्हणजे D5 सिस्टीम येईल, 3D5 सिस्टीम. हे पण येऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर या ठिकाणी ऍसिटेट ग्रुप ट्वाइस टाइम दिलेले आहे, 4 टाइम्स दिलेले आहेत. म्हणजे एका क्रोमियमला 2 ऍसिटेट ग्रुप अटॅच आहेत. अशा 2 क्रोमियम आहेत तुमच्याकडे. मग एका क्रोमियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहायचं असेल तर क्रोमियमचा आहे 3D5 4S1 आहे. त्यापैकी 4 ऍसिटेट ग्रुप दिलेले आहेत क्रोमियमला. म्हणजे प्रत्येक क्रोमियमला बघा OAC, क्रोमियम OAC. ओके, वॉटर आहे, वॉटर याला अटॅच आहे. ओके, H2O याला अटॅच आहे, OAC अटॅच आहे. तर एका क्रोमियमला एक OAC दुसरा OAC -1 म्हणजे क्रोमियमचा ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे. +2 म्हणल्यानंतर क्रोमियम +2 म्हणल्यावर सिस्टीम जे येणार आहे 3D4 येणार आहे, कारण इथला एक जाईल, इथला एक जाईल. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये D4 कॉन्फिगरेशन या दोघांचं पॉसिबल आहे. निकेल 4+. ओके, निकेल 4+ जर घ्यायचा असेल 28 atomic नंबर आहे, D8S2 आहे. S मधले 2 जातील, D8 पैकी तिथले 2 जातील, म्हणजे टोटल सिस्टीम जे येणार आहे बेटा 3D6 येणार आहे. म्हणजे तुमचे जे 8 + 2 10 आहे, 10 पैकी 3 कॅन्सल, 4 कॅन्सल झाले, 6 येतील. तर याचे 2 आन्सर B and D, BD. ओके, B आणि D हे दोघांमध्ये D4 कॉन्फिगरेशन पॉसिबल आहे. नेक्स्ट, ओके, कन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. एक रिएक्शन इथं दिलेली आहे. ओके, एक वाक्य आहे बेटा, K2Cr2O7 बनवत असताना आपल्याला डी ब्लॉक मध्ये दिलेला आहे क्रोमेट ऍसिडिक मीडियम डायक्रोमेट बनतो. बघा, क्रोमेट हे ऍसिडिक मीडियम मध्ये अनस्टेबल असतात. जर क्रोमेट मध्ये तुम्ही ऍसिड टाकलात, क्रोमेट मध्ये ऍसिड टाकलात तर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायक्रोमेट, Cr2O7 डाय निगेटिव्ह. बट डायक्रोमेट मध्ये तुम्ही बेस टाकलात तर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट. ओके, मग आता इथं कुठला आहे? इट इज डायक्रोमेट. डायक्रोमेट मध्ये तुम्ही बेस टाकलात, डायक्रोमेट मध्ये बेस टाकलात म्हणजे क्रोमेट बनतो. काय बनेल? KCrO4, K2CrO4 क्रोमेट बनतो. क्रोमेट मध्ये ऍसिड टाकला तर डायक्रोमेट बनेल, K2Cr2O7. ओके, मग याचा आन्सर जे येणार आहे ते पहिला आन्सर येणार आहे बेटा. वाक्य काय बेटा? डायक्रोमेट हे असतात ते ऍसिडिक मीडियम मध्ये स्टेबल असतात, बट बेसिक मध्ये अनस्टेबल असतात. डायक्रोमेट मध्ये बेस टाकला तर क्रोमेट बनतो आणि क्रोमेट मध्ये ऍसिड टाकलं तर डायक्रोमेट बनतो. इथं दाखवलंय बघा, क्रोमेट मध्ये ऍसिड टाकलं तर डायक्रोमेट आणि डायक्रोमेट मध्ये बेस टाकलं तर क्रोमेट. या इक्वेशन नुसार तुम्हाला आन्सर काढायचं. ओके, तर ह्याचा आन्सर तुमचा A आणि B, प्रोडक्ट A आणि B रिस्पेक्टिव्हली. A जो आहे तो क्रोमेट आहे आणि B जो आहे तो डायक्रोमेट आहे. डायक्रोमेट ऍसिडिक मीडियम मध्ये स्टेबल असतात. ओके, इट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. हे पण तिथलंच आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला रेट विचारलेला आहे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव्ह रेट ऑफ सॉल्व्हलायसिस. सॉल्व्हलायसिस म्हणजे ऍक्वियस सोल्युशन सोबत, वॉटर सोबत रिएक्शन बघायचे. रिएक्शन असते SN1. SN1 चा रेट जो असतो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. जेवढा कार्बोकटायन स्टेबल तेवढा रेट जास्त असतो बेटा. मग आता तुम्ही पहा, याच्यामध्ये याचा कार्बोकटायन बेंझोलिक सेकंडरी आहे, याचा बेंझोलिक सेकंडरी आहे, पण एकच बेंझिन रिंगच्या कॉन्ज्युगेशन मध्ये. देर इज नो कॉन्ज्युगेशन, ओनली टर्शरी कार्बोकटायन. ओके, बट इट इज सेकंडरी कार्बोकटायन. मग रेट जर बघायचा असेल, सगळ्यात जास्त 2 बेंझिन रिंगला कॉन्ज्युगेशन मध्ये सगळ्यात जास्त C चा येईल. C नंतर येतो बेटा B, B नंतर येतो तुमचा A, A नंतर सगळ्यात शेवटी D येतो, CBAD, 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 CBAD. ओके, हे आन्सर येतं. असेंडिंग ऑर्डर म्हणलंय, ते डिसेंडिंग लिहिले मी. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये जास्त जेवढं जास्त कॉन्ज्युगेशन तेवढी जास्त स्टेबिलिटी. त्यामुळे C
बी, ए आणि डी. ओके, त्यानंतर बघा क्लोरोबेन्झिन आहे, तुमची रिॲक्शन या ठिकाणी दिलेली आहे. कोणती रिॲक्शन आहे बेटा? डाउज प्रोसेस आहे. फिनॉल बनवण्याची मेथड आहे. पहिला जो प्रोडक्ट येणार आहे ऍक्वियस NaOH अबाउट हायर टेम्परेचर अँड हायर प्रेशर. सोडियम फिनॉक्साइड बनतो, H+ टाकल्यानंतर फिनॉल बनतो. म्हणजे पहिला प्रोडक्ट तुमच्या या रिॲक्शनचा इथला जो आहे डाउज प्रोसेस नुसार फिनॉल आहे. आणि फिनॉल मध्ये स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट सोडियम डायक्रोमेट किंवा पोटॅशियम डायक्रोमेट टाकलं तर याचं कन्व्हर्जन जे होतं बेटा तो याच्यामध्ये होतं 1,4 डायकीटोन मध्ये कन्व्हर्जन होतं. आता याच्यानुसार जे आन्सर आहे रिॲक्शनचा आन्सर जे आहे ते ए आपला हा आहे, बी 1,4 डायकीटोन आहे. पहिली स्टेप डाउज प्रोसेस होती आणि सेकंड ऑक्सिडेशन आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट ओझोनोलायसिस. थोडासा लेंदी क्वेश्चन बनवलेला आहे. ओझोनोलायसिस करत असताना प्रोडक्ट तुम्हाला लिहायचे आहे. तर बघूयात ऑप्शन वरनं पण आपल्याला काय जमता येते का किंवा डायरेक्टली आपण कसं काढू ते बघूयात. ओझोनोलायसिस रिॲक्शन आहे. काय करायचंय? ब्रेकडाऊन करायचं, रिडक्टिव्ह ओझोनोलायसिस. इथं तुम्हाला ओ एक ऍड करायचं, इकडे एक ओ ऍड करायचं. हा ब्रेक करा, इकडे एक ओ, इकडे एक ओ. लक्षात घ्या एक सलग किती कार्बन आले त्याच्यावरनं आपण ऑर्डर दोन किंवा 3 प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करूया, त्याच्यानुसार बाकी आन्सर जोडून टाकूया. लक्षात घ्या इकडे तुमचा CHO बनेल. ओके, हा कार्बन बघा 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 कार्बन एक सलग यायला लागलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या कुठल्या कुठल्या नंबरला CHO बनणार आहे. पहिला प्रायमरी CHO अल्डिहाइड बनेल, दुसरा कीटोन बनेल, तिसरा चौथ्याला मिथिल आहे, पाचव्याला काहीच नाहीये, सहाव्याला कार्बोनिल बनेल, सातवा, आठवा, नवव्याला परत कीटोन बनेल. बघा पहिल्याला एक कीटोन अल्डिहाइड ग्रुप आहे, दुसऱ्याला कीटोन आहे, मिथाइल चौथ्याला आहे. त्याच्यावरनं आपण जाऊयात. पहिल्याला अल्डिहाइड बघा, पहिल्याला अल्डिहाइड इथं आहे, दुसऱ्याला कीटोन. ओके, पहिल्याला अल्डिहाइड दुसऱ्याला कीटोन आहे, इथं पण आहे. पहिल्याला अल्डिहाइड दुसऱ्याला कीटोन 1 2 3 4. चौथ्याला मिथाइल ग्रुप आहे. ओके, चौथ्याला मिथिल ग्रुप आहे. म्हणजे याचा आन्सर पहिल्याचं 3 एचं 3 येणार आहे बेटा, एचं 3 आन्सर इथंच निघून जातं. चौथ्याला मिथिल, पाचव्याला सहाव्याला कीटोनिक ग्रुप आहे का चेक करा. सहाव्याला कीटोनिक ग्रुप ओके ओके सी डबल बॉन्ड सी ऐवजी सी डबल बॉन्ड ओ बनलाय, त्यामुळे 3 नंबर आन्सर येणार आहे. याला पण कट करूयात. ओके, लक्ष द्या एक सलग किती कार्बन येतात बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्बन एक सलग येणार आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या CH3 मिथाइल कीटोन येणार आहे. इथं मिथाइल कीटोन येणार आहे प्लस एक 2 नंबरला कीटोन आहे, 4 नंबरला एक कीटोन आहे. 2 आणि 4 नंबरला असलेले कीटोन बघा. ओके, 2 आणि 4 नंबरला असलेले कीटोन अल्डिहाइड ग्रुप याच्यामध्ये इकडच्या साईडला आलेला आहे. ओके, बघूया चौथ्या ऑप्शन मध्ये काय आहे का तसं मिथाइल कीटोन. ओके, बरोबर आहे. इकडे लक्ष द्या 1 2 3 4 2 आणि 4 नंबरला आलेला आहे आपला हा ग्रुप बघा. 2 आणि 4 नंबरला कीटोन आलाय 1 2 3 4. 2 आणि 4 नंबरला कीटोनिक ग्रुप आलेला आहे. मिथाइल कीटोन बाकीच्या मध्ये मिथाइल कीटोन कुठेच आलेलं नाही. म्हणजे तुमचा बीचा आन्सर जे आहे तो येणार आहे 4 नंबर येणार आहे बेटा. बीचा आन्सर 4 येणार आहे. असं सगळ्याला तुम्हाला कट करून पाहायचं आहे. ओके, पहिल्याचं 3 दुसऱ्याचं 4 त्याच्यानंतर तिसऱ्यामध्ये आपण पाहूयात. म्हणजे इकडच्या साईडला पुढची जी स्टेट आहे ते बरोबर आहे का आपल्याला पाहावं लागेल. ठीक आहे, लक्ष द्या थोडासा लेंदी क्वेश्चन आहे हा. याला कट केल्याच्या नंतर ओ ओ असेल, इकडच्या साईडला ओ ओ असेल. तर बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 4 मिथिल ग्रुप दिलेले आहेत. 4 मिथिल ग्रुप याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे हे दुसऱ्याचं 4 100% आहे. त्याच्यानंतर याला आपण कट करूयात. एकाला घेतल्यानंतर बाकी आपोआप आन्सर होऊन जाईल. याला कट केला आपण, वरच्या साईडला हो, खालच्या साईडला हो. याला कट केलं, इकडे हो इकडे हो येणार आहे. ठीक आहे, मग आता याला कट केल्याच्या नंतर बघा किती CH2 ग्रुप यायला लागलेत. कीटोनच्या 2 कीटोनच्या मध्ये 3 CH2 यायलेत. 2 कीटोनच्या मध्ये 3 CH2 ग्रुप आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे तिसऱ्याचा आन्सर तुमचं जे असणार आहे ते 1 नंबर आहे बेटा. कसं काय 1 नंबर आहे तर बघा इकडून नंबरिंग दिली आपण. अल्डिहाइड ग्रुप कुठे यायला लागला, हे कीटोन येणार आहे. इथं 1 2 3 CH2 ग्रुप आहेत, इथं कीटोन आहे. या ठिकाणी अल्डिहाइड ग्रुप येणार आहे, टर्मिनल वाला आहे, इकडून तुटणार आहे. इथे एक अल्डिहाइड इथे एक अल्डिहाइड येणार आहे. अल्डिहाइड आणि कीटोन एक सलग आहेत, एका साईडला अल्डिहाइड कीटोन सलग आहेत. ओके 1 2 त्याच्यानंतर 3 मिथाइल. ओके बरोबर आहे, करेक्ट आहे, हाच आहे.
त्याच्यानंतर डी मध्ये तुमचं जे असेल ते उरलेला ऑप्शन असेल. मग याच्यानुसार जाऊयात. 3 4 1 3 4 1 ऑप्शन असलेलं 3 4 1 2 3 4 1 2 कुठला ऑप्शन आहे? 3 4 1 2 पहिला ऑप्शन करेक्ट आहे बेटा. काय नाही, कट करायचं, डबल बॉन्डला कट करा, कम्प्लिटली तोडा, दोन्ही साईडला ओ जोडा. त्याच्यानुसार तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करावी लागेल. एकदम सोपा आहे, फक्त तोडून व्यवस्थित स्ट्रक्चर बघायचं कुठं काय चाललेलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 67. ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल अँड फिनॉल इन्क्रीज विथ इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन. कुठल्या पण कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन वाढले तर वाढत असतो जर फंक्शनल ग्रुप सेम असेल तर. त्याचं रिझन आहे मॉलिक्युलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. कारण वीक वंडरऑल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढतं बेटा, त्यामुळे बॉइलिंग पॉइंट वाढतो. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल अँड फिनॉल हायर दॅन करस्पॉन्डिंग क्लास ऑफ इथर अँड हॅलो अल्केन. ओके, यांच्या दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. ओला एच आहे म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. अल्कोहोल आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे बेटा अल्कोहोल आणि फिनॉल या दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असल्यामुळे इथर किंवा हॅलो अल्केन मध्ये यांचा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे. म्हणजे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग. या दोन्ही गोष्टीला कन्सिडर केला तर दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत. फर्स्ट स्टेटमेंट अँड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. म्हणजे याचा आन्सर जे येणार आहे बेटा ते अगोदरच्या क्वेश्चन मधला राईट टिक मार्क इथं होता, नाही तर तुम्ही ते आन्सर कन्सिडर करतात. बोथ फर्स्ट अँड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू. दोन्ही स्टेटमेंट करेक्ट आहेत. ओके, पीएच रेंज आहे फिजिकल केमिस्ट्री. इट इज ऑल्सो फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, ही रिएक्शन इनऑर्गॅनिक मध्ये प्रॅक्टिकल मध्ये आपण एक्सप्लेन करूयात. काय आहे बघा, एक रिएक्शनचा सिक्वेन्स दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये ए बी आणि सी विचारलेले आहेत तुम्हाला. येलो कलर हा मोस्टली क्रोमेटचा असतो आणि डायक्रोमेटचा ऑरेंज कलर असतो. हे तुम्हाला माहित आहे K2Cr2O7 च्या प्रिपरेशन मध्ये आपण बघितलंय. क्रोमेटचा कलर येलो असतो आणि डायक्रोमेटचा ऑरेंज असतो. म्हणजे तुमचा सी हा 100% क्रोमेट असणार आहे. कारण काय आहे इथं बघा, सी पोटॅशियम क्रोमेट एक्सचेंज करायला लावलेलं आहे. मग बघूयात या ठिकाणी बघा दोन ऑप्शन ए बी सी ऐवजी काय घ्यायचं आहे. ए एकतर लीड क्लोराईड किंवा लीड सल्फाईड आहे. क्लोरीनचं ऑक्सिडेशन इझिली होत नाही, पण सल्फरचं ऑक्सिडेशन सल्फाईड जे आहे S2 याचं ऑक्सिडेशन इझिली होतं. कारण हा PbCl2 इझिली सॉल्युबल नसतो बेटा ऍक्वियस मीडियम मध्ये. ओके, पण लीड सल्फाईड जो आहे याचं ऑक्सिडेशन इझिली होते, त्या ऍक्वियस मीडियम मध्ये सॉल्युबल असतो. मग या लीड सल्फाईड तुमचा ए जो येणार आहे बेटा इट इज लीड सल्फाईड. ए जो आहे तो PbS आहे. याची ऑक्सिडेशन केलं HNO3 सोबत. HNO3 याच्यामधल्या सल्फाईडला सल्फर जो आहे S2 आहे, S2 आहे, त्याचं जो आहे बेटा ऑक्सिडेशन करतो, -2 चा 0 मध्ये कन्वर्ट करतो आणि स्वतः ऑक्सिडाइज होतो. लीडचं कन्व्हर्जन लीड नायट्रेट मध्ये होतं NO3 ट्वाइस टाइम. साइड प्रोडक्ट मध्ये हा जो मेन प्रोडक्ट दिलेला आहे, साइड प्रोडक्ट मध्ये बघा याला जो आहे तो ऑक्सिडाइज करतो, सल्फर येणार आहे याचा साइड प्रोडक्ट मध्ये. दुसरं स्वतः याला जर ऑक्सिडाइज केलं स्वतः रिड्यूस होतो, रेडॉक्स रिएक्शन आहे, NO मध्ये जातो. प्लस या रिएक्शन मध्ये साइड प्रोडक्ट मध्ये वॉटर सुद्धा पाहायला मिळतो बेटा. पण तुम्हाला त्यांनी हा दिलेला आहे, ऑलरेडी प्रोडक्ट दिलेला आहे. मग याच्यामध्ये लीड सल्फाईड येणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही HNO3 टाकला, इट इज लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट. तो S2 चं कन्वर्जन सल्फर मध्ये करत असताना स्वतः रिड्यूस होतो. HNO3 मध्ये +3 मध्ये आहे, तो +2 मध्ये जातो. त्याच्यानंतर या लीड नायट्राइट मध्ये आपल्याला टाकायचं आहे H2SO4. आयन एक्सचेंज रिएक्शन होणार आहे. याच्यामध्ये H2SO4 टाकल्याच्या नंतर सल्फेट जो आहे तो लीड सोबत कंबाईन होईल आणि NO3 जो आहे H सोबत कंबाईन होईल. दॅट टाइम वी गॉट PbSO4 लीड सल्फेट ट्वाइस टाइम. प्लस लॉस काय होणार आहे HNO3 ट्वाइस टाइम लॉस होणार आहे बेटा. आयन एक्सचेंज रिएक्शन झाली. आणि शेवटी याच्यामध्ये आपल्याला हे सगळे स्टेप केल्याच्या नंतर हे एवढे रिएजंट टाकल्याच्या नंतर क्रोमेट इथं बनतो, लीड क्रोमेट बनतो, PbCrO4 लीड क्रोमेट बनतो. आणि लीड क्रोमेटचा जो कलर आहे बेटा, क्रोमेटचा कलर हा येलो असतो. त्यामध्ये मग तुम्हाला विचारलेला ABC, ए जो आहे तो लीड सल्फाईड आहे, बी जो आहे तो सल्फेट आहे, ओके, आणि सी लीड क्रोमेट आहे. मग आन्सर जे येणार आहे याचं 1 नंबर करेक्ट आहे. सॉरी 1 नंबर नाही, लीड सल्फाईड म्हणल्यानंतर लीड सल्फाईड सल्फेट क्रोमेट 2 नंबरचा ऑप्शन करेक्ट आहे. ओके, अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे हा. नेक्स्ट आपण फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, हा क्वेश्चन थोडासा
डिफिकल्ट लेवलचा बनवलेला आहे. काय म्हणलेलं आहे बघा, कंपाऊंड एक्स ऍब्सॉर्ब 2 हायड्रोजन 2 मोल ऑफ हायड्रोजन अँड एक्स अपॉन ऑक्सिडेशन विथ ऍसिडिक KMnO4 गिव्स. हे एवढे 3 प्रोडक्ट याच्यामध्ये बनतात म्हणलेलं आहे. ओके, एक्स हा एक अल्कीन आहे, हायड्रोजनेशन करताय म्हणल्यानंतर 2 हायड्रोजन ऍब्सॉर्ब करताय म्हणल्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 डबल बॉन्ड असणार आहेत बेटा, 2 डबल बॉन्ड असणार आहे. मग आता आपण बघूयात याच्यामध्ये याचं स्ट्रक्चर काय आहे आणि त्याच्यामध्ये जे एक्स स्ट्रक्चर असणार आहे, ओके, त्याचे तुम्हाला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किती आहे ते विचारलेलं आहे. मग बघूयात याच्यामध्ये बघा, कार्बनची संख्या मोजूयात. 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस हे आयसोप्रोपिल ग्रुप असणार आहे, कीटोनिक ग्रुप आहे म्हणजे आयसोप्रोपिल ग्रुप असणार आहे. 7 कार्बन एक सलग असतील कारण ऍसिड आणि ऍसिड बनलेला आहे. तर लक्षात घ्या त्याचं स्ट्रक्चर येणार आहे 1 2 3 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एक सलग असतील बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन. याच्यापैकी तुम्हाला हा 2 नंबरच्या कार्बनला अटॅच आहे, इथं 2 नंबरला आहे म्हणजे 2 नंबरला हा ग्रुप आपण जोडला, आयसोप्रोपिल ग्रुप. बघा याचं ओझोनलायसिस करणं म्हणजे याला कट करणं. कट केल्याच्या नंतर एक 100% एक गोष्ट क्लिअर होणार आहे की वरती कीटोन येणार आहे बेटा, ऍसिटोन. बघा सी डबल बॉन्ड सी ऐवजी सी डबल बॉन्ड ओ होणार आहे आणि इकडे काय होणार आहे, सी डबल बॉन्ड ओ. हा तुमचा हा बनू शकतो CS3 सी डबल बॉन्ड ओ. त्याच्यानंतर बघा 1 2 3 4. ओके, 5व्या कार्बनला इथून बघूयात 1 2 3 4 5. 5व्या कार्बनला COH बनलाय म्हणजे तिथून कट करायचं आपल्याला 1 2 3 4 5. 5व्या कार्बनला इथे एक डबल बॉन्ड आहे. मग आता लक्षात घ्या, याला जर मी तोडलं, हा तुमचा कंपाऊंड आहे, याला जर मी तोडलं तर बघा इकडच्या साईडला अल्डिहाइड ग्रुप मिळतोय आणि वरच्या साईडला पण इकडं कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अल्डिहाइड विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ऍसिड कारण स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. कीटोन आर रिलक्टंट टू फर्दर ऑक्सिडेशन म्हणजे याचा एक कीटोन बनेल, वरचा कीटोन बनेल हा असा कीटोन. खालच्या साईडला जर मी ब्रेकडाऊन केलं तर 1 2 3 4 5 5 कार्बन इकडे राहतील. 1 2 3 4 5. 5 कार्बन पैकी आपल्याला इथल्या शेवटच्या कार्बनला एक सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड ग्रुप दिसतोय. 2 नंबरच्याला कीटोन बट स्ट्रॉंगर ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. रिएक्शन अल्डिहाइड पर्यंत थांबणार नाही, याचं कार्बोक्सिलिक ऍसिड होईल बेटा आणि इकडे 2 कार्बनचा ऍसिड म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड बनणार आहे. जो तुमचा हा कंपाऊंड आहे याच्यामध्ये तुम्हाला सिग्मा बॉन्डची संख्या विचारलेली आहे. सिग्मा बॉन्ड जर बघायचं असेल तर हायड्रोजन मोजा पहिल्यांदा. या ठिकाणचे तुमचे हायड्रोजन जे आहेत ते 3 हायड्रोजन, 3 + 3 6 हायड्रोजन, 6 + 3 9 हायड्रोजन, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 14 15, 15 + 3 18 हायड्रोजन आयटम झाले. हायड्रोजन 18 झाले बेटा. प्लस आता सिग्मा बॉन्ड बघूयात. एव्हरी सिंगल बॉन्ड बिकम सिग्मा. डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 1 पाय बॉन्ड. प्रत्येक सिंगल बॉन्ड मध्ये सिग्मा असतो. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके सॉरी 8 9 आहेत. 9 सिग्मा बॉन्ड. हायड्रोजनचा बॉन्ड ऑलरेडी काउंट केलाय, हायड्रोजनचा नाही मोजायचा आपल्याला, फक्त आपल्याला बनायचे कार्बन कार्बन मधले सिग्मा बॉन्ड मोजायचे. तर लक्षात घ्या कार्बन कार्बन मध्ये सिग्मा बॉन्ड हा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके 18 + 20 18 + 9 दॅट इज अ 27. ओके 27 सिग्मा बॉन्ड ह्याच्या जो एक्स आहे त्या एक्स मध्ये आहेत. आता याच्यामध्ये 2 हायड्रोजन ऍब्सॉर्ब करतो म्हणल्यानंतर 2 डबल बॉन्ड आहेत. रिडक्शन करायचं असेल 2 हायड्रोजनचे मोल लागतील बेटा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 74 नंबरचा क्वेश्चन आहे. थोडासा लेंदी बनवण्याचा प्रयत्न केलाय पण क्वेश्चन सोपा आहे बेटा. काय विचारलेलं आहे बघा, कन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेन्स. पहिल्यांदा डायझोटायझेशन करायचं आहे. इथं N2 बनणार आहे. ए ऍझो कपलिंग रिएक्शन आहे. फिनॉलच्या पॅरा पोझिशनला तो ग्रुप जोडेल. त्याच्यानंतर तो कंपाऊंड आपला बी येणार आहे. बी वरती आपल्याला करायचं अल्कायलेशन, ओ अल्कायलेशन करायचंय. टोटल नंबर ऑफ sp3 हायब्रिडाइज कार्बन आयटम इन मेजर प्रोडक्ट सी. डायझोटायजेटिंग मिक्सचर आहे. NH2 चं N2 करतं बेटा. NH2 चं N2 जर केलं तर तुमचा पहिला प्रोडक्ट जो येणार आहे तो अशा प्रकारे येणार. बेन्झीन इथिल ग्रुप ऍज इट इज. ओके नो चेंज. याचा N2 बनतो. N ट्रिपल बॉन्ड N. डायझोनियम क्लोराइड बनतो. डायझोनियम सॉल्ट बनतो बेटा. ठीक आहे. याची रिएक्शन जर फिनॉल सोबत केली, फिनॉल इज अर्थो पॅरा डायरेक्टिंग इन नेचर. पॅरा पोझिशनला ऍझो कपलिंग रिएक्शन होते.
ESRB ला ऑकर्स ॲट पॅरा पोझिशन, पाय बॉन्ड याच्यावरती अटॅक करतील, ऍझो कंपाऊंड बनेल आणि ऍझो कंपाऊंडचं ओ मिथायलेशन करायचंय. ओके, ऍझो कंपाऊंडचं ओ मिथायलेशन, तुमचं ऍझो डाय बनणार आहे, ऑरेंज कलरची डाय बनते. बाकी स्ट्रक्चर ऍज इट इज, ओ इथिल ग्रुप ऍज इट इज, डबल बॉन्ड N, फिनॉलच्या पॅरा पोझिशनला हे जोडले जातील. इथं OH असेल बेटा, म्हणजे तुमचा हा कंपाऊंड A जो आहे तो तुमचा हा बनेल, B जो आहे तो तुमचा इथं फिनॉल बनेल, B इथं फिनॉल बनेल. ओके, OH बनेल. आणि C जो आहे बेटा, C मध्ये मिथायलेशन करायचं आहे. इथं तुम्हाला काय वापरायचं, NaOH आणि इथिल ब्रोमाइड वापरायचं. ठीक आहे, इथिल ब्रोमाइड वापरायचे. तर याचा जो तुमचा फायनल प्रोडक्ट येणार आहे तो फायनल प्रोडक्ट मध्ये ओ अल्कायलेशन होईल. हा एक ग्रुप जोडला जाईल, N डबल बॉन्ड N एक जोडला जाईल आणि त्याच्यानंतर बेन्झीन जो आहे तर बेन्झीनला तुम्हाला इकडच्या साईडला ओ अल्कायलेशन होईल. याच्यामध्ये इथे एक इथिल ग्रुप जोडला जाईल. हा दिलेला आपल्याला इथिल ब्रोमाइड दिलेला आहे. म्हणजे तुमच्या या कंपाऊंड मध्ये टोटल sp3 हायब्रिडाइज कार्बन बघा 1 2 3 4, टोटल sp3 हायब्रिडाइज कार्बन जे आहेत ते 4 आलेले आहेत. ठीक आहे, म्हणजे आन्सर याचा इंटिजर टाइप क्वेश्चन आहे. 4 sp3 हायब्रिडाइज कार्बन आहेत. ओके, इट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, या ठिकाणी आपला जो 23 चा इव्हिनिंग सेशनचा जो क्वेश्चन पेपर आहे तो संपलेला आहे बेटा. ओके, थँक्यू.